देखिए, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण इसका मतलब समझा देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें आवर्त सारणी मेन देखना है, पीरियोडिक टेबल, और अपने को पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी। मेन क्या है बेटा? आधुनिक आवर्त सारणी। ये है अपने को, ये पढ़ना है अपने को। ये इसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको देने वाले थे मोसले। इसको देने वाले कौन थे? मोसले। ठीक है, तो ये अचानक तो नहीं आया होगा। ठीक है, बहुत सारे और वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ नियम दिया था। उसके बाद ये चल के आपको क्या मिला? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, ध्यान देने लायक बात यह है कि ये इसमें पढ़ना क्या होता है, तो तत्व को कौन कौन सा जगह मिला, किसको मिला बोल रहा हूं मैं? तत्व। एक वर्ड आ रहा है, देखो, तत्व। तत्व मीन एलिमेंट्स। अब मैं थोड़ा सा चीज समझा देता हूं आपको। देखो, तत्व किसको बोलते हैं? एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। ये तीन चीजें होती है। ठीक है, और आपको किसके बारे में पढ़ना है? इन तत्वों को, इन तत्वों को आवर्त सारणी में अपने को क्या करना है? जमाना है। ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल वर्तमान में 118 है। टोटल ज्ञात एलिमेंट कितने हैं? 118, जिसमें से 98, 98 कृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 20 को आपको अपने सुविधा अनुसार लैब में तैयार करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे उसको। लेकिन अब ये तत्व क्या है, हमेशा याद रखना। तत्व इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोलते हैं, जो अपने मूल एलिमेंट, मूल तत्व, मूल तत्व, अब देखो, को हमेशा बनाए रहे, उसे तत्व कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको दिया सोडियम। क्या दिया? सोडियम। सोडियम एक तत्व है। एक और तत्व दिया, चलिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। ठीक है, अब इसको कितना भी काटें, पीटें, विखंडित करें, आखिरी में आपको सोडियम ही मिलना है। मैं आपको एक चांदी का टुकड़ा दे दिया, एजी। इसका टुकड़ा दे दिया, चांदी का एक टुकड़ा दे दिया, एजी। अब इसको आप कितना भी तोड़ें, मरोड़ें, कुछ भी करें, जलाएं, कूटें, कुछ भी करें, आपको कुछ ना कुछ मात्रा में क्या मिलेगा? चांदी मिलेगा। मिलेगा। तो ये अपने मूल तत्व को कभी नहीं छोड़ता, तब क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ये एक ही प्रकार के मूल पदार्थों से बना होता है। आप इस पर कुछ भी करिए, कुछ भी रासायनिक क्रिया करिए, कुछ भी करिए, तो ये अपने मूल अवस्था में ही बना रहेगा, तब उसको तत्व बोला जाएगा। लेकिन अगर यही तत्व दो या दो से अधिक तत्व, देखो, तत्व बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, एक निश्चित अनुपात में, इन अ फिक्स रेशियो। कैसा अनुपात? एकदम फिक्स रेशियो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल लिया और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, क्या बनेगा? ये H2O। क्या बनेगा ये? H2O। H2O मतलब ये क्या बना? जल। इसको आप जल बोलते हैं क्या? H2O2N2, ऐसे बना क्या जल? जल बनाने के लिए मेरे को एकदम हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ले लूंगा और हाइड्रोजन का 1 लूंगा तो भी पानी नहीं बनेगा। तो पानी बनने के लिए, यौगिक बनने के लिए, दो तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलना जरूरी है, इन अ फिक्स रेशियो, एकदम निश्चित अनुपात, तब क्या कहलाएगा? वो तत्व कहलाएगा। निश्चित अनुपात, एक वर्ड याद रखना है, निश्चित अनुपात, तब वो कंपाउंड कहलाएगा। NaCl, NaCl एक फिक्स रेशियो में मिलेगा, तब ये नमक बनेगा।
एक फिक्स रेशियो में मिलेगा तब क्या बनेगा, नमक बनेगा। ठीक है, एजीबीआर, एजीबीआर आयरन सिल्वर ब्रोमाइड, तो एक फिक्स मात्रा में मिलेंगे तभी बनेंगे, कुछ भी नहीं मिलने से नहीं बनेगा। अब ध्यान देना, मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, अब कोई जरूरी नहीं केवल तत्व हो, दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के अनिश्चित, क्या बेटा, अनिश्चित हाथ में मिलने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। जैसे वायु, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एयर, अब उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, दुनिया है। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ भी मात्रा, अनिश्चित अनुपात, क्या अनिश्चित अनुपात, इसमें सब पल हवा। मिक्सचर बोलेगा, आप घर में मिक्सचर खाते हैं, उस मिक्सचर पर भी ध्यान लगाइए, उसमें सेव भी है, उसमें फल भी है, उसमें मसूर का दाना भी है, हर चीज आपका मिक्स हो गया, मिक्स होने लेकिन कौन सा कितना, मकई पोहा कितना मिलाना है, चूड़ा कितना मिलाना, कुछ भी डाल दिए, क्या बन गया, मिक्सचर, नमक डल गया, उसमें हल्दी डल गया, उसमें मिर्चा डल गया, क्या बन गया बेटा, मिक्सचर। तो उसको याद करोगे ऑटोमेटिक मिक्सचर याद आ जाएगा। एलिमेंट, तत्व, ये अपने मूल तत्वों से ही मिलकर बनेगा, और कुछ भी करिए ये अपने मूल अवस्था को नहीं त्यागेगा, हमेशा आपको वही चीज मिलेगा, तब तत्व कहलाएगा। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनेगा, कंपाउंड। और दो या दो से अधिक तत्व हो चाहे यौगिक हो, इनके मिलने से बनेगा मिक्सचर। इतना बात क्लियर हुआ। अब अपने को इस चैप्टर, ये चैप्टर नहीं है हमारा, हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इन तत्वों को आवर्त सारणी में सजाना, कि कौन से जगह पर कौन सा चीज होगा, ऐसा नहीं कोई कहीं पर भी होगा। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसमें आवर्तों की संख्या 7 है, और जबकि वर्गों की संख्या 14 है। आवर्त को बोला जाता है क्या, पीरियड्स, एंड वर्गों को क्या बोला जाता है, ग्रुप। वर्ग को क्या बोलते हैं, ग्रुप। 7 और 14, सॉरी 7 और 18, 7 और 18, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है। आगे देखेंगे उस पर आकर के। अपने को क्या स्टार्ट करना है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों को कैसे कैसे, एलिमेंट्स को कैसे कैसे आवर्त सारणी में जगह मिला। ठीक है, तो हमारे पास वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या टोटल 118 है। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए या अध्ययन की दृष्टि से इनका वर्गीकरण कर दिया गया, क्लासिफिकेशन, ताकि इसका अध्ययन जो है आसान हो सके। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का पहला प्रयास किया मेंडलीफ ने। ठीक है, आवर्त सारणी का जन्मदाता, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोसले। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ध्यान है, आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडलीफ, क्योंकि सबसे पहले किसने आवर्त सारणी दिया, इस मेंडलीफ ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसको बोलते हैं, मोसले को बोला जाता है। ठीक है, चले आगे, अब ध्यान देना है। देखिए, ऐसा नहीं कि मेंडलीफ अचानक भयानक आया, ऐसा एक डब्बा खींचा और बोल दिया आवर्त सारणी, तत्वों के इसके आधार पर जमाया। इसने 2-4 और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, जिसने भी तत्वों के बारे में पहले कुछ बता चुका था। ठीक है, इसमें 3-4 वैज्ञानिकों के नाम फेमस है। जैसे पहले नंबर पर आता है डोबे राइनर का त्रिक नियम, त्रिक माने होता है 3। ठीक है, टर्सरी, तो डोबे राइनर का टर्सरी रूल। उसके बाद है न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत, ऑक्टल नियम, ऑक्टल प्रिंसिपल ऑफ न्यूजीलैंड। लोथर मेयर का परमाणु आयतन क्रम, ये क्या होता है बताऊंगा। ये परमाणु मतलब होता है
एटॉमिक मास और आयतन मतलब वॉल्यूम, इसके आधार पर जो ग्राफ बना इसको बोल दिया क्या, परमाणु आयतन वक्र। आगे और जब इसको जब पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। इसके बाद इतने के नियम को थोड़ा सा क्या किया इसने, रीड किया और अपना खुद का एक नियम दिया। किसने दिया बेटा, मेंडलीफ ने। इसको बोलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इन सबके नियम को रीड कौन किया, मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने एक क्या दिया, नियम दिया। नाम क्या उसका, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। उसके बाद सबको देखेगा और फाइनली अपना आवर्त सारणी कौन देगा, मोसले। और मोसले के आवर्त सारणी को बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा त्रिक नियम। किसका है त्रिक नियम, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा सर, क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किस वैज्ञानिक था, डोबेराइट का था, न्यूजीलैंड का था, लोथर मेयर का था, मेंडलीफ का था। तुमको लगेगा मेंडलीफ बड़ा नाम है, मारो मेंडलीफ। मान लीजिए इसी में एक आध को हटा के, इस मेंडलीफ को हटा के आइंस्टीन दे दिया, अरे भाई इससे बड़ा तो साइंटिस्ट नहीं, मार आइंस्टीन। बाद में देखेंगे अपन आंसर का सही है कि गलत। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, डेढ़ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सिलेक्शन बनाता है और बिगाड़ता है। ठीक है, हाँ चलिए, डोबे राइनर का त्रिक नियम। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को, डोबे राइनर का त्रिक। त्रिक माने होता है तीन। क्या बोलता है डोबे राइनर, ठीक है, ये जर्मन वर्मन वैज्ञानिक तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। इसने क्या किया, जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको क्या किया, तीन तीन तत्वों के समूहों में ग्रुप बना दिया। तीन तीन का, तीन तत्वों का एक ग्रुप, फिर तीन तत्वों का एक ग्रुप, फिर तीन तत्वों का एक ग्रुप। इसीलिए नियम कहलाया त्रिक नियम। क्या कहलाया, त्रिक नियम। अब क्या, अब हर किसी को उठा के नहीं ग्रुप बना देगा, तो ऐसे तत्वों का ग्रुप बनाया जिनके कम से कम प्रॉपर्टीज, गुण धर्म मिलते हो। अब ऐसा नहीं किसी को भी उठा के जोड़ देगा, तो ऐसे तत्वों को उठाएगा जिनके गुण धर्म क्या हो, समान हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों का पेयर बनाया। ऐसे तीन तत्व जिनके गुण धर्म, प्रॉपर्टीज क्या हो, समान हो, और उसका ग्रुप बना के जो नियम दिया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, उसका त्रिक नियम। जैसे एग्जांपल देखो एकदम क्लियर आएगा। इसने क्या किया, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, और सोडियम के बाद पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, सॉरी, हाँ, सोडियम और पोटेशियम, ये देखो तीन। कितने एलिमेंट आ गए, कितने तत्व आ गए, तीन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनका परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास दिया हुआ है। दो चीज होता है बेटा, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। जैसे ये देखो एक्स, जेड और ये ए है। जेड इक्वल टू ई, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। कौन कौन पढ़ा था, मैं जब पढ़ाया था, ठीक है। किसी भी परमाणु, लगभग सभी परमाणुओं का, सभी किसी भी प्रत्येक तत्व का जितना उसका प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ए एन 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 एन। और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन लिख दूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, उसकी संख्या होता है। यहां पर जितना जेड होगा उतना पी उतना ही एन होता है। ये छोड़ो, ये परमाणु क्रमांक होता है नीचे वाला, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार होता है। तो इसने क्या किया, तीन तत्व, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम, इनको परमाणु, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। देखो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है 7, ठीक है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का कितना होता है, 39। अगर मैं क्रमांक की बात करूं, इधर देखो ध्यान से, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, Li, ये 3 होता है, ये 7 है। होता तो 6.99 है, 7 ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, पोटेशियम के यहां पर होगा 20, यहां पर होगा
40 भी होता है, 39 भी होता है, 39। किसका? पोटेशियम का, कैल्शियम। अच्छा, 19 का 39, 19 दूनी 38 और 1 39, ठीक है। 19, यहाँ 19 आएगा, ठीक है। 19 दूनी 38 और 1 39। नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार है। ऊपर वाला क्या है? परमाणु भार है। तो इसने क्या किया, ऐसे तीन तत्व जिनके गुणधर्म आपस में समान थे। अब क्या बोला, देखो ये इतना देने के बाद क्या बोलता है, इसमें जो बीच वाला तत्व है, बीच वाला तत्व कौन है? सोडियम। पहले तत्व और अंतिम तत्व का औसत निकाल करके, पहले का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7, और तीसरे का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 39। दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 23। पहले वाले तत्व का तीसरे वाले तत्व का औसत निकाला गया और उसको कहां पर स्थान दिया गया? सेकंड नंबर पर। कहां स्थान दिया गया? सेकंड नंबर पर, ठीक है। समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार का तथा परमाणु भार और गुणधर्म दोनों की बात कर रहा है। परमाणु भार के साथ साथ उसका गुणधर्म अन्य दो तत्वों के परमाणु भार तथा गुणधर्मों का औसत होता है। केवल परमाणु द्रव्यमान का ही, उनके गुणधर्मों का भी औसत होता है। ऐसे ऐसे तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया और एक नियम दिया जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड का त्रिक नियम। सॉरी, किसका? डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो त्रिक सिद्धांत में इसने क्या किया? तीन तीन का ग्रुप बनाया। किसका ग्रुप बनाया? तीन तीन का ग्रुप बनाया और पेयरिंग किया, और उनके जो द्रव्यमान होते हैं तो ऊपर और नीचे वाले का, पहले और तीसरे वाले के द्रव्यमान का औसत निकाला बीच वाला। और ये केवल इनके द्रव्यमान का ही औसत नहीं, और किसका औसत होता है? बोला गुणधर्म का भी। तो मतलब जो बीच वाला है उसमें पहले तत्व का भी गुणधर्म शामिल है और तीसरे तत्व का भी गुणधर्म शामिल है या नहीं? ठीक है। और ये सिद्धांत देने वाला कौन है? डोबे राइनर नहीं, डोबे राइनर। डोबे नर नहीं, डोबे राइनर, ठीक है। इसका दोष बता रहा हूं आपको मैं। अरे भैया, ये नियम अगर इतना अच्छा था तो आज यूज में क्यों नहीं है? इसका दोष ये है कि ऐसे ऐसे तत्वों की संख्या केवल और केवल 3 ही पेयर बना पाया। केवल कितने पेयर बना पाया? 3। और तत्वों की संख्या तो वर्तमान में 118 है। इसने ज्यादा ऐसे पेयर बना ही नहीं पाया, इसीलिए ये नियम क्या हुआ? आज चलन में नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम याद रहेगा। चले आगे। ये है पहला नियम। किसका है ये? ओके, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत। किसका? न्यूजीलैंड का नहीं, न्यूजीलैंड है नाम। न्यूजीलैंड का ऑक्टल प्रिंसिपल या अष्टक नियम। देखिए, ये बोलता है कि हर 7 के बाद, कितने के बाद? 7 के बाद जो 8वें नंबर का जो एलिमेंट आएगा वो पहले वाले तत्व के गुणधर्मों को रिपीट करता है, बोले। या पहले वाले तत्व का 8वें वाले तत्व के गुणधर्म लगभग समान होते हैं, बोला। जैसे संगीत के 7 सुर के बाद जो 8वां आता है वो पहले सुर को रिपीट करता है। जैसे देखो, संगीत के 7 सुर में पहला सुर है सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ये 7 के बाद फिर क्या आएगा? सा। देखो, पहला है सा, देखो सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। इसके बाद फिर से वापस रिपीट कौन हो रहा है? सा। तो ये भी बोला पहला तत्व के बाद 7वें के बाद जो 8वां तत्व आएगा पहले तत्व के समान गुण धर्म रखेगा। और देखो इसने क्या किया, देखो ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये हुआ 8वां। तो लिथियम के नीचे किसको डाला? सोडियम को। और सोडियम के नीचे क्या है? पोटेशियम। और पीछे बताया तीनों के गुणधर्म लगभग समान है, ये भी वही बोला। और आगे क्या किया? बेरिलियम और मैग्नीशियम, जैसा बेरिलियम और वैसी मैग्नीशियम,
दोनों का उपयोग फटाका आतिशबाजी में होता है। जैसे आपका ये देखो एल्युमिनियम और चाहिए बोरान बोल सकते हो अभी, लेकिन बी आर लगना चाहिए था, बोरान ही है ये, ठीक है। चलिए, ये कार्बन, ये सिलिकॉन। लेकिन अब कुछ 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 जगह ये गलत भी होने लगा, कुछ कुछ जगह क्या हो गया, गलत हो गया। कार्बन टोटल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम सुचालक भी है कुचालक भी है, एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या एक अर्धचालक है। हर जगह सब कुछ ठीक था इसका। कुछ 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 जगह जो बोला था कि आठवां तत्व एज इट इज उसके गुणधर्म होते हैं, ये उसको क्या किया, नकारा। लेकिन कुछ गुणधर्म तो मिले इसके, ये भी कुचालक ये भी कुचालक, हालांकि चालक भी है लेकिन कुचालक भी तो है। तो न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत, आपको एक ही चीज याद रखना है, किसने संगीत के 7 सुरों के आधार पर तत्वों को जमाने का प्रयास किया, तो न्यूजीलैंड। नाम क्या उसका, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत। इसने संगीत के 7 सुरों के पश्चात जो 8वां सुर आएगा वो पहले वाले सुर के समान ही गुणधर्म वाला होता है। इसके आधार पर क्या जमाना चालू कर दिया, तत्वों को जमाया, और लगभग सफल भी हुआ। लेकिन इसका दोष ये है कि हर तत्व जो दूसरा है उसके लिए देखो, पहले के लिए 8वां तो दूसरे के लिए 9वां मिलेगा, तीसरे के लिए 10वां मिलेगा, ठीक है। तो हर तत्व ऐसा नहीं निकल पाया, बहुत हद तक सफल था लेकिन पूरा इसका सब कुछ सही नहीं हो पाया। ये 2 नियम आए। इसके बाद एक तीसरा नियम है, लोथर मेयर का परमाणु आयतन क्रम। आपको नहीं याद रखना है, पूछेगा लोथर मेयर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको याद रखना है ये सिद्धांत है आवर्ती फलन, ये सिद्धांत है। पीरियोडिक फंक्शन प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय लोथर मेयर। कौन दिया, लोथर मेयर। देखो कुछ नहीं बोलता है, जैसे परमाणु देखो, एक तरफ आपको दिख रहा है एटॉमिक मास, दिख रहा है एटॉमिक मास, अरे एटॉमिक मास दिख रहा है, ये होता है परमाणु भार। और एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, द्रव्यमान। सॉरी, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब आयतन, इसका मतलब क्या होता है, आयतन। और इसका मतलब क्या होता है, भार। इसका मतलब क्या होता है, तो इसने परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ खींचा। क्या खींचा, ग्राफ खींचा। अगर मैं देखो इनको मिलाता हूं, ऐसे 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 मिलाता हूं, तो ये देखो कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के देखो एक कुछ क्रम के पश्चात रिपीट होगा। एक लाइन में समझा रहा हूं। लोथर ने मेयर ने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। और आवर्ती फलन का मतलब होता है एक तत्व कुछ समय पश्चात अपने समान गुण धर्म वाले तत्व के रूप में फिर से आ जाता है। जैसे अभी 3 ठोक पढ़े, लिथियम के नीचे क्या था बेटा, क्या था, सोडियम, और सोडियम के नीचे क्या था, पोटेशियम के, ठीक है। अब ये एक दूसरे के समान गुण धर्म वाले हैं, और ये भी क्या बोल रहा है, परमाणु अगर किसी तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के और आयतन के ग्राफ के आधार पर जमा दिया जाए, तो कुछ तत्व कुछ देर बाद अपने समान गुण धर्म वाले तत्वों के रूप में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसी को चीज को बोला जाता है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब होता है तत्व कुछ समय पश्चात अपने समान गुण धर्म वाले तत्व के रूप में क्या हो जाता है, फिर से आ जाता है। सेम चीज नहीं आ जाएगा, लिथियम का लिथियम नहीं आएगा, लेकिन लिथियम के समान गुण धर्म वाला कुछ समय पश्चात आएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे। और कुछ समय पश्चात सोडियम के समान गुण धर्म वाला आएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे। समझ में आया, तो यही चीज ये बोल रहा है। लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है, आवर्ती फलन। किसका किसका आवर्ती फलन, लेकिन ये भी याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास और परमाणु आयतन एटॉमिक वॉल्यूम, इसके ग्राफ के आधार पर, ठीक है। ये तीसरा नियम देने वाला कौन था,
लोथर मेयर। लेकिन इसके ग्राफ में बहुत सारी अनियमितताएं थी, ठीक है, इसीलिए इसके भी नियम को क्या नहीं किया गया, उत्तर तजव्वुर नहीं दिया गया। लेकिन लोथर मेयर का जो ये जो नियम दिया था, ये सबसे ज्यादा काम आया मेंडलीफ के। किसके काम आया? मेंडलीफ के। तो मेंडलीफ ने क्या किया, लोथर मेयर के नियमों को पढ़ा और अपना खुद का एक सिद्धांत बनाया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहते हैं। किसका आवर्त सारणी? मेंडलीफ का आवर्त सारणी। हमको पढ़ना क्या एक्चुअल में पता है? मेंडलीफ और मोसले की आवर्त सारणी पढ़नी है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आज यूज में नहीं है, लेकिन मेंडलीफ प्रश्नों में आज भी बना हुआ है, ठीक है। रेलवे का जब भी एग्जाम दोगे, एक क्वेश्चन एज ए टीज गिरेगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर कौन बनाया था, पर मेंडलीफ, और आपको मोसले दिख जाएगा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पहला क्वेश्चन लिखना है केमिस्ट्री से। साइंस मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो आपका रेलवे निकलेगा, ठीक है। दोनों बहुत अच्छा चाहिए, साइंस और मैथ्स अच्छा है, रेलवे कहीं नहीं गया, ठीक। चलिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है मेंडलीफ भाई साहब। तत्वों के जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखो, बस एक ही चीज पर ध्यान देना है आपको, किसको? वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि पीछे क्या बोला गया? परमाणु भार और आयतन के ग्राफ का आवर्ती फलन होता है। ये कौन बोला? लोथर मेयर। और मेंडलीफ क्या बोल रहा है? केवल और केवल परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। बोलने का मतलब परमाणु अगर मैं तत्वों को परमाणु भार के आधार पर जमाऊं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेंडलीफ बोल रहा है। मेंडलीफ जी कहते हैं कि अगर मैं तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाऊं, तो कुछ समय पश्चात ऐसे तत्वों की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे तत्व फिर से आ जाएंगे जिनमें समान गुणधर्म होंगे। लेकिन जमाना कैसे है? परमाणु भार के आधार पर। यही पूछेगा आपसे। मेंडलीफ ने अपने तत्वों को किसके आधार पर जमाया? परमाणु क्रमांक पर, परमाणु भार पर, दोनों पर नहीं। परमाणु भार, एटॉमिक मास के आधार पर परमाणु को जमाने का सिफारिश कौन दिया? मेंडलीफ। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। चलें आगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखिए, इसने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात फिर से आ जाते हैं, ठीक है। मेंडलीफ ने आवर्त नियम के आधार पर तत्वों के आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित किया। और अपन पढ़ाने वाले हैं आपको, देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी। एक ही चीज जानना था अभी तक, ये बोला परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन, आवर्ती का मतलब पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन। किसके? एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है। बोलने का मतलब, अगर मैं तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर जमाना चालू कर दूं, तो कुछ समय के पश्चात ऐसे तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे तत्व फिर से रिपीट होते हैं जिनके प्रॉपर्टी से एक दूसरे से मिलते हो। वही चीज वापस नहीं आ जाएगा, कार्बन का कार्बन नहीं आएगा, लेकिन कार्बन की जगह एक ऐसा तत्व आएगा जिससे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हो? मेल खाती हो। ये कौन बोला? मेंडलीफ बोला। कौन बोला? मेंडलीफ जी बोलते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनों की, से देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा ऐसा 7, इसी को बोलते हैं बेटा क्या? आवर्त, पीरियड्स कहते हैं। जबकि इनके सारणी में वर्टिकल स्तंभों की संख्या को ग्रुप कहते हैं, और जिसकी संख्या 9 थी। 7 आवर्त 9 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन पूछेगा, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कितने तत्वों को स्थान दिया? 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63। क्वेश्चन आएगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने तत्वों को स्थान मिला? 9 सत्ते 63। उसके बाद इसने कुछ जगह और छोड़ दिया, कुछ जगह ब्लैंक छोड़ दिया।
आगे जब कोई संख्या जब कोई चीज का अपने को अगर खोज हो जाएगा तो वो उस जगह पर ले लेगा, उसका स्थान ले लेगा। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, पीरियड्स की संख्या 7, वर्गों की संख्या 9, ग्रुप्स की संख्या 9। एकदम स्पष्ट याद रखना है, 7 9 7, और 7 तो मोसले में भी था और 9 की जगह डायरेक्ट डबल कर कितना 18। 7 18 कौन दिया? मोसले दिया। मेंडलीव का कितना है? 7 9 7 9। ठीक है। इसके अनुसार उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इसको अपने अपने रिक्त स्थान और कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। ठीक है। सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ओके। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां को मत जानना, इसको जानने का कोई मतलब नहीं है। पहले मैं बता देता हूं बिना देखे। पहली बार किसी व्यक्ति ने तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में क्या किया? जमाने का काम किया। इसके सबसे बड़ा उपलब्धि ये था, इसने परमाणु भार के आधार पर जमाया। ठीक है। ये बताया कि जो एलिमेंट होते हैं अपने परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, एक बताया। इससे भविष्य में और तत्वों की खोज की उपलब्धियां बढ़ी। नहीं जानना है, इसका दोष जानना है, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं जाननी है। क्या जानना है? इसका दोष जानना है। पढ़ लेना थ्योरी, क्या पढ़ाऊं मैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, ठीक है, ड्रॉबैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे जमा रहा है ये? परमाणु भार के आधार पर। कैसे जमा रहा है ये? परमाणु भार के आधार पर। हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। कैसे दे लेगा? हाइड्रोजन तो भाई साहब ऐसा होता है 1H1 1H2 1H3। अब अगर परमाणु भार 1 मानता है तो कहीं और जगह देगा, अगर 2 मानता है तो कहीं और जगह देगा, और अगर 3 मानता है तो कहीं और जगह देगा। ठीक है। कौन माई का लाल इसका नाम बताएगा? एक क्या है ये? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स। क्या है ये? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। किसको याद है? किसी को नाम याद है तीनों का? चल रहे पटेलिन बोल। लोल बोल रहे। और कोई? प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्राइटियम। वेरी गुड। ठीक है। तुम लोग को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्या है बेटा? आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब और समझा दे रहा हूं। समस्थानिक में हमेशा याद रखना है परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न। और ये भाई साहब किस में जमा रहा है? परमाणु भार में। तो परमाणु भार 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो कहां जमाए? बात समझ में है ना? कहां जमाए? 1 में जमाए कि इसीलिए हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया। आगे चलिए। समस्थानिकों को रासायनिक गुणधर्म देखो। जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं। हाइड्रोजन का रासायनिक काम चाहे प्रोटियम हो, ड्यूटोरियम हो, ट्राइटियम हो, तीनों का काम एक ही होगा, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। परंतु जो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण इनके अलग अलग रखना होगा। वही अच्छा देखो ध्यान से। समस्थानिकों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो समान होता है, लेकिन भाई साहब अगर हाइड्रोजन का परम समस्थानिकों की बात छोड़ दो। अगर हाइड्रोजन को अगर वो स्थान देगा तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों के एक को एक जगह देना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा जगह देना पड़ेगा और तीसरे को तीसरा जगह देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप जमा रहे हो परमाणु भार के आधार पर। दूसरा गलती क्या किया? एक होता है समभारिक, जैसे अभी क्या बताया, समस्थानिक। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसके एक को परिभाषा आएगा रेलवे में देख लेना, और आता ही है। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। समभारिक जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। देखो जैसे ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। अच्छा ये क्या बताना? C612 C614 क्या है ये? कार्बन के 2 क्या है? सम स्थानिक है कि समभारिक है? जब क्रमांक समान हो समस्थानिक,
जब क्रमांक समान हो समस्थानिक, और जब भार समान हो समभारिक। दूसरा देखो, मैं लिखा C6, इधर लिखता हूं 14, और मैं लिखा N714। साहू जी क्या है? समभारिक। वेरी गुड। अब समभारिक है, और मेंडलीव को कैसे जमाना है? परमाणु भार के आधार पर। मतलब दोनों के लिए एक ही जगह देगा क्या? क्योंकि दोनों का परमाणु भार कितना है? 14-14। लेकिन एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन। एक कार्बन है, दूसरा, दोनों अलग अलग तत्व हैं। यहां और फंसा। मेंडलीव के आवर्त सारणी का यही सब तो दोष है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? दोष। इसने क्या किया? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया। दूसरा चीज, इसने क्या किया? समस्थानिकों के लिए देखो, समस्थानिकों को क्या किया? इनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो अपने अपने में समस्थानिकों को जगह ही नहीं दिया। पहला बात, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसको जगह नहीं मिला? समस्थानिकों को जगह ही नहीं मिला। दूसरा बात याद रखना है, अगर मैं समभारिक की बात करता हूं तो समभारिक के देखो, समभारिक तत्वों का अलग अलग रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हुए भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक ही स्थान को प्राप्त करेंगे। कार्बन का जो पोजीशन होगा वही नाइट्रोजन का होगा, समभारिक के आधार पर, है ना भाई? ये दूसरा उसका ड्रॉबैक। 3 ड्रॉबैक हो गया। हाइड्रोजन को उचित स्थान न मिलना, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिलना, समभारिक को अलग अलग गुणधर्म होने के बाद भी एक ही ग्रुप में रखना। 3 हो गया। चौथा, कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, जैसे क्षार धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अत्यधिक क्रियाशील है, इन्हें अक्रियाशील मृदा धातुओं के साथ रखा गया। नहीं जानोगे तो अभी तुम्हारा काम चलेगा, क्या मृदा धातु है, क्या क्षारीय मृदा धातु है। ये मोसले के आवर्त सारणी में एकदम क्लियर करूंगा, तब यहाँ इसको पढ़ लेना। अभी इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है? अभी आपको क्या क्षार धातु है, क्या क्षार मृदा धातु है, अभी समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आएगा मोसले में, ठीक है? तब इसको वापस आके पढ़ना। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों के लिए देखो, बता ही देता हूँ यार, आ गया, दोनों आ गया। तो इसको बोला जाता है क्षारी धातु, इसको बोला जाता है क्षार मृदा धातु। ये क्या है? क्षारी धातु। ये क्या है? क्षारी मृदा धातु। ये कम क्रियाशील होते हैं। इनको क्या किया गया? उनमें अक्रियाशील होते हुए भी क्रियाशीलता की श्रेणी में ले जा गया था। किसके समय में? मेंडलीव में। छोड़ दो, नहीं याद हुआ, उसमें इनका तो कोई रोल ही नहीं है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको तो जगह ही नहीं मिला है। देखो क्या बोलता है, देखो ध्यान से। आधुनिक, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान ही नहीं बनाया गया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बता दे रहा हूं, आर्थिक आधुनिक में ये वाला कहलाता है लेंथेनाइड, और ये वाला क्या कहलाता है? एक्टिनाइड। ठीक है? ये किसकी आवर्त सारणी है? किसकी आवर्त सारणी है? मोसले की। किसकी है? मोसले की। तो ये 3-4 जो ड्रॉबैक था, इसके कारण, अच्छा, बहुत दिनों, कुछ दिनों तक चला भी। क्या करेगा? नहीं भैया, आईफोन वाले को शौक थोड़ी है। प्रो 8, प्रो 9, प्रो 10, आईफोन प्रो मैक्स 11, 12, 13, 14, बस कुछ नहीं करता आदमी। इतना लोला, इस बार इसको लिया, हाँ, थोड़ा दिन बाद इसको बेचा, उसको लिया। करता क्या है? ईटा ईटा ढोता है। करता क्या है? अरे तेरे पास आईफोन, अरे ईएमआई जिंदाबाद। कैसे ले रहा है? ईएमआई। मजा तब है, हार्ड कैश दे ले बाबू, उसके लायक बनना है। ईएमआई में क्या लेना? जीवन ईएमआई, वो बर्बाद जीवन है ईएमआई का जीवन। ठीक है? हाँ, या तो डंके के चोट पे खरीद, ऐसा जीवन थोड़ी। ईटा ढोने वाले के पास भी आईफोन है तो क्या मतलब फिर? ठीक है? ईएमआई का जीवन बर्बादी का जीवन है। जिसका जीवन ही ईएमआई में कट रहा हो, क्या जीवन जिएगा? आधुनिक आवर्त सारणी ये है मेन बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। आधुनिक आवर्त सारणी
आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसको बोला जाता है? मोसले जी को। अब आपको परीक्षा में क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखना है। अच्छा, मोसले जी का जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, अब आपको पेपर हाल में मैं बता रहा हूं साफ साफ, क्वेश्चन आ गया परमाणु भार पर किसने आवर्त सारणी को जमाया? पहला ऑप्शन देगा मेंडलीफ, दूसरा दूसरा देगा मोसले, तीसरा उधर न्यूलैंड किसी का भी नाम दे देगा, डेबोराइनर किसी का भी नाम दे देगा। चार ठो ऐसे ऑप्शन देंगे आपको, आप कंफ्यूज रहोगे मेंडलीफ और मोसले को लेकर के। हर आदमी रहता है और वहां पर अपने आप को टटू, अपने आप को एकदम कोसोगे, मेंडलीफ पढ़ा हूं कि मोसले पढ़ा हूं। जो परीक्षा देता है उसका दशा स्थिति वैसी होती है, लेकिन उस व्यक्ति की जो पढ़ के गया है, जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए मोसले और मेंडलीफ में क्या अंतर है? वो जिसको सही मान लिया वही सही है, बाहर आके झगड़ा भी कर सकता है, वो यही आएगा बे मैं मारा हूं। बात समझ में आ रहा है? वो तो पढ़ के ही नहीं गया उसकी बात। जो बच्चा पढ़ के जाएगा ना वो कंफ्यूज होता है, वहां मोसले आएगा कि मेंडलीफ आएगा। जो बच्चा पढ़ के जाता है ना वो कंफ्यूज होता है, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको क्या कंफ्यूजन, वो जो मारा वही सब सही है। ओके, अब ध्यान से देखिए, मेंडलीफ मेढक आ रहा है और एक में आ रहा है मोसले मौसा आ रहा है। मेंढक भारी है मौसा जी से, आजकल का मेढक जो है वो तेरे मौसा से भारी है। भारी क्या भारी है रे? मेंढक भारी है कि मौसा? मेंढक भारी है। परमाणु भार, बात खत्म हो गई। मेंढक और मौसा में कौन भारी है? मेंढक भारी है। मेंडलीफ का वर्षानी, भारी का मतलब परमाणु भार, भारी का मतलब परमाणु, मैं तुम लोग को नाप तोल करने नहीं बोल रहा हूं जाके, भारी का मतलब भार, परमाणु भार की बात कर रहा हूं मैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का बेस है परमाणु भार और मोसले की आवर्त सारणी का बेस है परमाणु क्रमांक। तो मोसले ने किसके आधार पर तत्वों को सजाया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हेनरी मोसले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में, किसकी तुलना में? एटॉमिक मास की तुलना में उनकी परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म वाले होते हैं और परमाणु क्रमांक एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। वो बोला परमाणु भार एक दूसरे के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ क्या बोला? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, बस यही अंतर है। तत्वों को उनके बढ़ते, अगर मैं तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु नंबर के क्रम में व्यवस्थित करता हूं तो करने पर भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के पश्चात, आफ्टर सम टाइम, कुछ गैप के पश्चात फिर से रिपीट होना चालू हो जाते हैं। यही चीज को कौन बोला? यही चीज को कौन बोल रहा है? मोसले जी बोल रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणुओं की संख्या के, देखो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करना ही आधुनिक आवर्त सारणी कहलाया। तो परमाणु द्रव्यमान को छोड़ करके किसके आधार पर जमाया गया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, ये है मेंडलीफ की, ये सॉरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक, कुछ बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना है। इसके आवर्त सारणी में 7 आवर्त, पीरियड्स की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18, वर्गों की संख्या 18। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात। 7 आवर्त और 18 वर्ग। ठीक, दूसरा बात, इसमें से जो 1 और 2 है ग्रुप, ये वाला 1 और 2, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां से यहां तक एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। जब 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक,
क्या तत्व है? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इधर 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 इधर, हाँ इधर ही बैठ, इधर आ जा और आगे आ जा, आ गया इधर आ, इसमें सरक, अरे सरक जा, ऐसा बस, और सरक, और टिकना तू अच्छा लगता है, टिकता है तो ऐसा, कितना अच्छा दिख रहा है। दो बात ध्यान से देखना है, एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व। एस पी के बाद ये होता है डी, डी ब्लॉक तत्व, एस पी डी, और ये कहलाता है एफ ब्लॉक। ये क्या है? एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। क्या पढ़ा रहा हूं? मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले जी के अनुसार अगर मैं तत्वों को परमाणु क्रमांक, देखो ध्यान से, किसके आधार पर? तत्वों को उनके बढ़ते हुए, कैसे? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाऊं तो जो तत्व है एक निश्चित समय के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या करता है? रिपीट करता है। ये कौन बोला? मोसले। कौन बोलता है? मोसले। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 किसमें आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। जबकि ग्रुप 13 से लेकर के 18 किसमें आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि 3 से लेकर के 12 तक किसमें आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे ये जो है लेक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये किसमें आता है? एफ ब्लॉक में। ठीक है। किसकी आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ? मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनको जगह नहीं मिला था। ठीक है, इसीलिए मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई और इनको स्थान दिया। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। गिन ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कितना है? 7। और इनकी संख्या 1 2 से लेकर के, दिख रहा है 18 लिखा ऊपर में, कितना है? 18। 7 और 18। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या 9। अब मैं नाम बोल रहा हूं, नाम और आपको याद रखना है। एक पहले वर्ग को बोला जाता है क्षारीय धातु। एसिड और बेस होता है ना, क्षार, अम्ल और क्षार, तो फिर बोल रहा हूं क्षारीय धातु। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? क्षारीय धातु। वर्ग 2 को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। एक कहलाता है क्षारीय धातु, वर्ग 2 क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। याद हो? ठीक। 3 से लेकर के 16 ये अधातुओं का है, लेकिन इसमें कुछ धातु भी होते हैं, अधातु तत्व। अधातु देखो ध्यान से, टोटल अधातु तत्वों की संख्या 22। इसमें कितना है? ये ना, वो सब बाद में बात करेंगे। 3 से लेकर के 16, 3 से लेकर के 16, ठीक है, ये अधातु कहलाएगा। ये धातु, इसमें ये चार ठो धातु है। ठीक है, इसमें 2 ठो धातु है, ये इसमें 1 ठो धातु है, विस्मित धातु भी है इसमें, लेकिन इसको मेनली जो बोला जाता है 13 से लेकर के 16 को अधातु। 17 18 भी है, 17 18 तो पूरा है। इधर को बोला जाता है अधातु तत्व, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। 13 से 18 पूरा याद रख, बोल या अधातु तत्व बोल, पूरी को क्या बोल रहा हूं मैं? अधातु, लेकिन इसमें धातु भी रहेगा, धातु भी, और इसमें अधातु भी है, और इसमें
उप धातु भी है, तीनों हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी दिख रहा है, देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये देखो। तो इसीलिए बोल रहा हूं धातु भी है, अधातु भी है और उप धातु भी है, तीनों मिलेगा इस पे। कहां से? 13 से 18 में। लेकिन ग्रुप 17 को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। 17वां ग्रुप क्या कहलाता है? हेलोजन ग्रुप। ये रहा हेलोजन ग्रुप, 17 नंबर दिख रहा, 17 नंबर। 17 नंबर है हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप में एक और चीज मिलेगा आपको, ये यहां पर और आएगा एक, ये ऐसा होगा और ऐसा होगा और यहां आएगा हाइड्रोजन। देखिए 17वें ग्रुप में क्यों स्थान मिला, वहां पर देखो हर किसी के लास्ट में 17 है। 2 8 8, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 18। और सबके पास कितना है? सबके पास कितना है? 7। मिनिमम तो 7 है ही है। अष्टक देखो, अष्टक पूरा यहां वाले का देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन देखो, ये फ्लोरीन कितना हो गया? 17। देखो 2 8 18 17, फ्लोरीन 9 9 9 9 9 9 9 9। ये एक फेंकेगा, ध्यान से देखना, एक फेंकेगा और क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूरा होगा ना। क्या करेगा? 17 एक लेगा और क्या कर लेगा? ये अष्टक पूरा कर लेगा। 17वें नंबर ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? हेलोजन ग्रुप कहते हैं। और 18वें ग्रुप को ऐसे ऐसे आ रहे हैं इसमें, जो एक इलेक्ट्रॉन दे या एक इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे या एक इलेक्ट्रॉन ले। फ्लोरीन का 7 होता है कि 9 होता है? 7 तो नाइट्रोजन का होता है, फ्लोरीन का ठीक है, फ्लोरीन 17 होता है क्या? क्लोरीन का 17 लिखा है, फ्लोरीन का 9 10। ये तो धातु में आना चाहिए 9 4 3 7 9। ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडीन। और ऊपर में एक और रहता है क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को आवर्त सारणी में 2 जगह स्थान है, पहले ग्रुप में और 17वें ग्रुप में। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको आवर्त सारणी में 2 जगह स्थान मिला है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्या तत्व कहते हैं? आवारा तत्व। आवारा तत्व क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को। और आखिरी वाला जो है, इसको बोला जाता, इसको, ये लास्ट वाला, ये अक्री ग्रुप। क्या ग्रुप कहलाता है? ये अक्री ग्रुप। इसी को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अक्री ग्रुप बोलिए, जीरो ग्रुप बोलिए, सब यही है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सब उसी में आएगा। ठीक है, ये है, ये इतने के नाम आपको याद रखना है। अब दूसरा सुनो, 3 से लेकर के जो 12 है, इसे संक्रमण क्या बोला जाता है? देखो, संक्रमण धातु तत्व। ये देखो, ये भी क्या कहला रहा है? क्षार धातु तत्व। ठीक है, क्षारीय धातु। और ये है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, ये है संक्रमण धातु तत्व। और नीचे वाला अंत इंटर संक्रमण धातु तत्व। चल थोड़ा सा डील कर देता हूं, देखो आपको आधुनिक आवर्त सारणी, इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसको अपन पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ये देखो आवर्त भी कहा जाता है। और वर्गों की संख्या, ग्रुप की संख्या 18 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया है? सजाया गया है। अगर मैं इसमें 4 प्रकार के ब्लॉक हैं, एस पी डी और एफ के ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी और एफ। अगर मैं 1 to 2 की बात करूंगा तो इसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। अगर मैं
13 से लेकर के 18 की बात करूं तो इसे पी ब्लॉक कहते हैं, जबकि 3 से लेकर के 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक, और डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में इसके नीचे आंतरिक संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे एफ ब्लॉक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ठीक है, समूह के सभी तत्वों में संयोजी अच्छा, इनको कैसे दिया गया जगह, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पश्चात ही तत्वों को स्थान दिया है, कोई कहीं भी रहेगा ऐसा नहीं था। उन सब का क्या किया गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मतलब करना है, जैसे ये है, क्या है ये सोडियम, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, के एल एम और एन, ऐसे 3 ठोक काला, पहले के फिर एल फिर एम फिर क्या बनता है एन, इसमें रहेगा 2, इसमें रहेगा 8, 2 8 के बाद 18, 18 के बाद 32, ऐसा बांटा जाता है। तो देखो मैं क्या बोला, Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 8, इसका परमाणु क्रमांक 11, 2 8 के बाद क्या जाएगा 1, कौन से ग्रुप में आएगा ये, जिसका इलेक्ट्रॉन लास्ट में 1 बचेगा वो पहले ग्रुप में, जिसके इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे दूसरे ग्रुप में, जिसमें 3 बचेगा तीसरे ग्रुप में, जिसमें 4 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा 13वां ग्रुप। ध्यान से सुनो, जिसमें के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा पहला ग्रुप, जिसमें आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन बचा दूसरा ग्रुप, जिसके आखिरी में 3 बचा 13वां ग्रुप, जिसके आखिरी में 4 बचा 14वां ग्रुप, 15 16 17 और 18, जिसमें 1 भी नहीं बचेगा, 18 मतलब 0, इसीलिए उसे 0 ग्रुप भी बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है 0 ग्रुप। ठीक है, तो ये सब उसके तत्व आवर्त एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं जितने ऊपर टिक लगा रहा हूं उनका परमाणु क्रमांक आपको एज इट इज याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक याद रहेगा, बहुत सारा चीज आपको बन जाएगा। परमाणु क्रमांक याद नहीं रहेगा, बहुत सारा चीज बनेगा। तो मैं जिनके जितने के बोल रहा हूं उतने को अच्छे से याद रखना है, बस उससे ज्यादा मैं खुद ही नहीं बोलूंगा। ठीक है, पढ़ना 118 नहीं है, पढ़ना 15 18 20 ठो 25 ठो पढ़ना है, 25 ठो, लेकिन उस 25 को ढंग से पढ़ना। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के बाद सेकंड डायरेक्ट आ जाएगा हीलियम, हाइड्रोजन के बाद क्या जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम के बाद आएगा तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे नंबर पर बेरिलियम, फिर पांचवा जाओगे कहां बोरान, छठवा क्या जाएगा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। नियान के बाद देखो 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 सोडियम, 20 कैल्शियम। बस स्टॉप, ये 20 लाइन से याद रखना जरूरी है। इसी 20 का इंपॉर्टेंस देखना है आपको। ठीक है, कुछ कुछ और भी है, जैसे 17वां ग्रुप, आपको ये 17वां ग्रुप जानना पड़ेगा, ये पूरा 17 ग्रुप जानना पड़ेगा आपको, ये पूरा जानना पड़ेगा। ये आपको 18 ग्रुप पूरा जानना पड़ेगा, 18 ग्रुप पूरा जानना पड़ेगा। ये एल्युमिनियम वाला कहाँ है, ये एल्युमिनियम, ये सिक्का सिक्का समूह कहलाता है, सिक्का ग्रुप कहलाता है। ये 13वां नंबर क्या सिक्का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सिक्का मतलब कॉइन। तो ये कल देखेंगे कि किस ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तत्व का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।